मैं अजीत सर आप सभी का अपने YouTube चैनल IIT JEE मैथमेनिया पर स्वागत करता हूं। हम लोग ने ये प्रॉमिस किया था एक दूसरे से मिलकर, आप लोग भी किए थे और मैंने भी किया था कि 8, 9, 10th, 11, 12 के महाराष्ट्र बोर्ड के सारे वीडियोज चैप्टर वाइज अपलोड किए जाएंगे इस चैनल पर। तो 10th क्लास की वीडियोज 1.1 एक्सरसाइज तक कंप्लीट अपलोड हो गई है। तो फिर मैंने सोचा कि 9th का भी 2-4 वीडियो अपलोड हो जाए, फिर 8th का अपलोड हो जाए, ऐसे 11, 12 अपलोड होते रहे। तो आज हम लोग क्लास 9th के वीडियोज को लेकर के आए हैं और आप लोग बस क्या करो, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ते रहो, अपने नोट्स बनाते रहो। आपके एक एक क्वेश्चंस, एक एक कंसेप्ट को मैं बहुत डेप्थ में समझाऊंगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं होगा इट मीन्स नहीं होगा। क्लियर है? तो चलो बातें स्टॉप किया जाए और पढ़ाई स्टार्ट की जाए। ठीक है? तो हमारा जो चैप्टर है क्लास 9th का, जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है सेट। क्या नाम है? सेट। तो सबसे पहला तो बात यही उठता है कि व्हाट इज सेट। व्हाट इज सेट? सेट क्या है? ध्यान रखना, सेट आपको 9th क्लास में भी है और 11th, 12th क्लास में भी सेट पढ़ना है। सेट का बहुत बड़ा रोल होता है जब आप 11, 12 IIT JEE की तैयारी करते हैं, वहाँ पर इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये मत समझना कि ये बहुत छोटा सा चीज़ है, इसके यूजेज बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है? तो सेट मतलब देखो क्या होता है। सेट मतलब होता है कलेक्शन। अगर सिंपल भाषा में बोलूँ कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन ही सेट है, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन जब आप हायर क्लास में जाओगे तो ये डिफिनेशन फिर रॉन्ग होने लगेगा। ये डिफिनेशन क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं हायर क्लास का ही डिफिनेशन आपको यहीं पर लिखता हूं, आप उसी को समझो। डिफिनेशन क्या है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ well defined defined, देखना स्पेलिंग कहीं रॉन्ग हुआ तो समझ लेना। वेल डिफाइंड सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्या है? एक नया वर्ड यहां जुड़ गया। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो है ही, लेकिन यहां पर आ गया कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। लेकिन वो ऑब्जेक्ट्स क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्ट होना चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, एक ही नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको बोला कि भैया मेरे को नेचुरल नंबर लेस देन 5, नेचुरल नंबर लेस देन 5 चाहिए। तो नेचुरल नंबर लेस देन 5 चाहिए तो क्या आप बोलेंगे? नेचुरल नंबर लेस देन 5 क्या होता है? 1 होता है, 4 होता है, 5 होता है। ऐसा होता है क्या? 5 कहां से आएगा? 5 से छोटा मैंने बोला तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और इसका ये जो कलेक्शन है यही मेरा सेट कहलाएगा। अभी मैंने ये क्या लिखा, ये ब्रैकेट डाला, ये क्या लिखा मैं समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ऐसे समझो कि ये मेरा क्या है? सेट है। ये मेरा क्या है? सेट है। अगर मैं मान लो एक सेट बी लिख रहा हूं और मैंने ऐसे लिख दिया 1, 2, 3, 4, अगर ऐसे लिख दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि 3 को आपने 2 बार लिख दिया। 3 को आपने 2 बार लिख दिया, ये डिस्टिंक्ट नहीं रहा, ये सेम हो गया। अगर मैं कहीं सेट लिखता हूं C और मैंने लिख दिया A, B, C, D, C, ये सेट नहीं रहा क्योंकि C क्या हो गया? रिपीट हो गया। तो कभी भी सेट में ऑब्जेक्ट्स रिपीट नहीं होंगे। मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, अगर सेट का डिफिनेशन पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का क्या होता है? कलेक्शन होता है। क्लियर है? अच्छा, इसको सिंपल भाषा में कैसे समझे? ये तो मैथमेटिकल लैंग्वेज हो गई। वेल डिफाइंड क्या है? देखो, आपसे यदि मैं क्वेश्चन पूछूं, सपोज करो ये एक लड़का है, ये एक लड़का है,
और ए भी एक लड़का है, ये थोड़ा खाया पिया है ज़्यादा, इसलिए तंदुरुस्त लड़का है, ये सूखा पड़ा है खाए बिना। अगर मैं इन दोनों से कोई क्वेश्चन पूछूं या 3-4 स्टूडेंट्स हों उनसे भी मैं क्वेश्चन पूछूं और सारे क्वेश्चंस का आंसर अगर सेम आए तो वो समझना सेट है, अदरवाइज वो सेट नहीं है। मतलब किसी भी क्वेश्चन का आंसर सभी पर्सन का एक ही हो तो वो सेट हो, लेकिन पर्सन बाय पर्सन वो डिफर कर जाए तो वो सेट नहीं होगा। जैसे मैं पूछता हूं, मैंने पूछा वोवेल्स, इससे पूछा वोवेल्स बताओ, वोवेल्स कौन कौन है, तो इसका जवाब क्या होगा? ए, ई, आई, ओ, यू। ये भी बोलेगा ए, ई, आई, ओ, यू। और बोले क्या? किसी और से पूछूं तो क्या बोलेगा? वही बोलेगा। और भी कुछ बोलेगा क्या? कुछ नहीं, सब लोग तो यही बोलेंगे। लेकिन मैं इससे पूछूं कि आप बताओ 2 हीरो, अपने फेवरेट 2 हीरो का नाम बताओ, तो हो सकता है कि ये क्या करे, कुछ दूसरा नाम बताए, इसे कोई दूसरा पसंद हो, तीसरे को कोई दूसरा पसंद हो, तो यहां पर क्या होगा? आंसर चेंज होने लगेगा। तो 2 या 2 से ज्यादा लोगों का जब आंसर चेंज होने लगे तो समझना वो सेट नहीं है। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? और भी मैं एक बात बता दूं सेट पहचानने का, कहीं पर आपका लॉन्गेस्ट जैसा वर्ड आ जाए, टॉलेस्ट आ जाए, फास्टेस्ट आ जाए, ब्रेव आ जाए, मतलब छोटा, बड़ा, मोटा, सुंदर, एडजेक्टिव वाले वर्ड्स कहीं पर अगर आ रहे हैं तो समझना वो सेट नहीं होगा। जैसे मैं पूछ रहा हूं कि 5 टॉलेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, तो क्या टॉलेस्ट का कोई स्टैंडर्ड पेरीमीटर है? कितने लंबे व्यक्ति को टॉलेस्ट बोलोगे? मुझसे कोई दूसरा लंबा हो जाएगा, उससे कोई और लंबा हो जाएगा, उससे कोई और लंबा हो जाएगा, तो लंबा का डिफिनेशन कैसे दोगे? एक छोटे के केस में, इस पेन के केस में ये मेरा हैंड लंबा है, इस हैंड के केस में ये मेरा बॉडी लंबा है, इस बॉडी के केस में ये आपका डिजिटल बोर्ड लंबा है। तो लंबा होने का कोई स्टैंडर्ड पेरीमीटर नहीं है। तो वेल डिफाइंड का सेंस क्या है? वेल डिफाइंड का सेंस है कि भैया कभी भी आंसर चेंज नहीं होना चाहिए, वो हर व्यक्ति के द्वारा सेम होना चाहिए। तो आप सिंपल जान जाओ कि कहीं पर लॉन्गेस्ट, टॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, ब्यूटीफुल, हैंडसम ऐसे वर्ड्स आए, समझना वो सेट नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, उसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। क्लियर है क्या? अब फाइनली समझो, कोई पूछे व्हाट इज सेट, तो कहोगे सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट में ये ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट्स होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए, और जो एलिमेंट होंगे वे वेल डिफाइंड होने चाहिए। वेल डिफाइंड होने का मतलब उसका आंसर सभी व्यक्ति सेम देंगे। किसी से भी मैं उसका क्वेश्चन का आंसर पूछूं वो उसी जवाब को देगा, जो पहला वाला देगा, जो दूसरा वाला देगा, जो तीसरा वाला देगा। क्लियर है? हाँ, ये ध्यान रखना है, शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट, ब्रेव, ब्यूटीफुल, हैंडसम ऐसे वर्ड्स आ जाए तो समझना वो सेट नहीं होगा। क्लियर है क्या? चले आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखते हैं क्या है। अब मैंने यहां पर कुछ आपके बुक्स के एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं और आपको पहचानना है वो सेट है कि नहीं है। क्लियर है? कर है क्या? डेज ऑफ अ वीक। अब आप बताओ डेज ऑफ ए वीक सेट होगा कि नहीं होगा? क्या मुझसे अगर डेज ऑफ वीक पूछोगे तो मैं कुछ और बताऊंगा, किसी दूसरे से पूछने पर कोई और बताएगा? नहीं, सभी लोग सेम बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये फिक्स है। आपके वीक में कितने डेज होंगे? 7 डेज होंगे। यहां तो फिक्स है ना कि 7 डेज ही होंगे, इसमें कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। क्या? तो ये सेट है, ये बिल्कुल सेट है। करें मंथ्स इन अ वीक। क्लियर है? मंथ्स इन अ वीक फिक्स है। कोई भी पर्सन से यदि आप बात पूछोगे तो वो बोलेगा कि 12 मंथ्स होते हैं भाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये भी आपका सेट होगा। अब कह रहा है ब्रेव चिल्ड्रेन इन अ क्लास। एक क्लास का ब्रेव चिल्ड्रेन। अरे किसे ब्रेव बोलोगे? कौन बहादुर, कितना बहादुर, क्या मैटर है? ब्रेव जैसे वर्ड, एडजेक्टिव के वर्ड आ रहे हैं, ये सेट नहीं होगा, क्योंकि ब्रेव होने का कोई स्टैंडर्ड पेरीमीटर नहीं है। कोई बच्चा सांप से डर रहा है, कोई बच्चा शेर से डर रहा है, किसी से तो डर रहा है, लेकिन जो सांप से नहीं डर रहा वो सांप के कंपैरिजन में ब्रेव हो गया।
लेकिन जो शेर से डर रहा है वो उसके कंपैरिजन में ब्रेव नहीं हुआ। कोई बच्चा डॉग से डर रहा है, ब्रेव हो गया, लेकिन कैट से डॉग से डर नहीं रहा है तो डॉग के कंपैरिजन में ब्रेव हो गया, लेकिन कैट से डर रहा है तो ब्रेव नहीं हुआ। सिंपल सी लॉजिक है। एडजेक्टिव वर्ड आए, कैंसिल कर दो। फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर, फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर किसी से भी पूछोगे तो फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर क्या बताएगा? 1 2 3 4 5, कहां तक? ये 10 तक जाएगा। तो कोई भी तो यही बताएगा, इसका मतलब ये भी आपका सेट है। कह रहा है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। देखो क्या आ गया? एडजेक्टिव स्ट्रॉन्ग। अगर पूछता फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र तो ये सेट होता, क्योंकि महाराष्ट्र में जितने फोर्ट्स हैं वो फिक्स होंगे, उनकी संख्याएं फिक्स होंगी। भले आप नहीं जानो, लेकिन जो आपके इतिहासकार हैं, हिस्ट्री को जो जानने वाले हैं, उन्हें पता होगा कहां कहां फोर्ट्स हैं और कौन कौन से फोर्ट्स हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट्स कह रहा है, इसका मतलब किसको स्ट्रॉन्ग बोलोगे? स्ट्रॉन्ग होने का क्या पेरीमीटर है? कोई पेरीमीटर है क्या? तो इसलिए ये एडजेक्टिव लगने की वजह से ये आपका सेट नहीं होगा। अब करें प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। आपके सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? आपको भी पता है, 8 है। 8 ही है ना? देख लेना भाई, मेरा जीएस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन 8 ही है। शायद प्लूटस जो है वो पहले 9 थे, प्लूटस जो है वो उसके श्रेणी से हट गया है। तो आपके जो प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में वो फिक्स हैं, ठीक है? तो ये भी आपका सेट है। तो यहां ये सारे सेट है। इन एग्जाम्पल से आपको कम से कम इतना अंडरस्टैंडिंग आया होगा कि सेट कौन होता है और कौन सेट नहीं होता है। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स। अब सेट्स को लिखेंगे कैसे? तो पहले याद रखना, सेट को ऑलवेज, सेट ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट को हमेशा हम कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे। किससे लिखेंगे? कैपिटल लेटर से। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से ही हम क्या करते हैं? लिखते हैं। लेकिन सेट को लिखने के 2 तरीके हैं। ऐसे तरीके आगे भी पढ़ेंगे। एक और तरीका है विजुअलाइजेशन मेथड जिसको बोलते हैं, या वेन डायग्राम मेथड बोलते हैं। लेकिन फिलहाल आपको 2 मेथड्स ही जानने हैं। पहला रोस्टर मेथड। देखो ये ज्यादातर यूज नहीं होता, लिस्टिंग मेथड ज्यादातर यूज नहीं होगा। आप स्टैंडर्ड बुक जब पढ़ोगे तो आपको सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? रोस्टर मेथड। और सेकंड क्या होता है? सेट बिल्डर। रूल मेथड भी बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? सेट बिल्डर फॉर्म। फॉर्म और मेथड एक ही है। रोस्टर फॉर्म लिख दो, रोस्टर मेथड लिख दो, सेट बिल्डर फॉर्म लिख दो, सेट बिल्डर मेथड लिख दो। कंफ्यूज मत होना, बात एक ही है, ठीक है? अब देखो दोनों में लिखा कैसे जाता है। जैसे मेरे को लिखना है, मेरे को एक सेट ले रहा हूं मैं, यहां पर एक सेट ले रहा हूं, ठीक ना? कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स का कलेक्शन मेरे को लेना है, ठीक है? सही है। तो उसको मैं कैसे लिखूंगा सेट के फॉर्म में? तो सबसे पहले मेरे को सेट मानना पड़ेगा। मैं मान लिया कि मेरा ये सेट ए है, और ध्यान रखना सेट को ऑलवेज कैपिटल से लिखते हैं। जब आप रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो आप करली ब्रैकेट लगाओगे, दोनों तरफ से क्या करोगे? करली ब्रैकेट लगाओगे। करली ब्रैकेट लगा दिए। अब करली ब्रैकेट लगाने के बाद आपके जो एलिमेंट्स हैं, इस कलेक्शन के जो एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को कॉमा के द्वारा सेपरेट करके लिखोगे। तो कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट के एलिमेंट्स क्या होंगे? तो एलिमेंट्स होंगे ए, ई, आई, ओ एंड यू, बिकॉज 5 वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो आप उनको यहां क्या करोगे? उनको यहां ए, ई, आई, ओ, यू ऐसे कॉमा के द्वारा क्या करोगे? सेपरेट करके लिखोगे। तो ये कॉमा के द्वारा जो आप सेपरेट करके लिख रहे हो, इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? रोस्टर मेथड बोलते हैं। क्लियर है क्या? जब हम करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा के द्वारा एलिमेंट्स को लिखते हैं तो ये फॉर्म मेरा रोस्टर फॉर्म कहलाता है। क्लियर है क्या? चलिए, सेट बिल्डर क्या होता है?
इसमें भी मैंने मान लिया कि ये सेट मेरा क्या है, ए है, यहां भी मैं करली ब्रैकेट दूंगा, लेकिन मैं लिखूंगा एक्स। एक्स, अब देखो आप ऐसे लाइन दे दो, ध्यान रखना मैं इसको 2-3 तरीके से लिख रहा हूं, या फिर ऐसे लाइन दे दो क्रॉस, ऐसे दे दो, या फिर लाइन ऐसे दे दो, बात सब एक ही है, ठीक है। क्या लेंगे, एक्स। अब इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे, क्या नाम है इसका, रूल मेथड। किस पर ये रूल कर रहा है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है। यहां मैंने एलिमेंट्स लिखा, यहां लिखूंगा प्रॉपर्टी, एक्स इज वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ये मतलब इंग्लिश अल्फाबेट। अब इसको पढ़ूंगा कैसे, पढ़ूंगा एक्स इज अ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब ये बोलो ना बोलो कंपल्सरी नहीं है, एक्स इज ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए सच दैट एक्स इज अ वोवेल ऑफ सेट ए। समझ में आ रहा है क्या बोला, एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। फिर से देख लो, इसे क्या पढ़ूंगा, सेट ए, तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। लेकिन क्या इसको पढ़ेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। पढ़ूंगा एक्स सच दैट एक्स इज अ एलिमेंट ऑफ, एक्स इज अ वोवेल ऑफ, एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। समझ रहे हो। अब इसको तुम इस फॉर्म में भी लिख दो तो भी कोई बात नहीं, इसे तुम ऐसे भी लिख दो तो भी कोई बात नहीं। क्लियर है। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं ऐसा दिख जाएगा, कभी ऐसा दिख जाएगा, कभी ऐसा दिख जाएगा, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई ये क्या है, ये सब एक ही है। ये लिखने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग बुक्स पढ़ोगे अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ऐसा है तो ऐसा क्यों लिख दिया, ऐसा है तो ऐसा क्यों लिख दिया। आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दिखेगा भी, तो वहां कंफ्यूज होने की बात नहीं है। हाँ ध्यान रखिएगा, एक सेट के सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। किसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के तरीके चेंज हो सकते हैं पर्सन बाय पर्सन। मेरे को जिस मन से लिखना होगा मैं लिखूंगा, दूसरे को हो सकता है कि कुछ अलग तरीके से वो लिख दे, तो ये लिखने का तरीका जो है वो चेंज हो सकता है। लेकिन रोस्टर फॉर्म को लिखने का तरीका कभी भी चेंज नहीं होता है, ये ऐसे ही होगा। ये लैंग्वेज लिखना है तो लैंग्वेज तो मैं चेंज कर सकता हूं ना, एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, मैं लिख सकता हूं एक्स इज वोवेल, वोवेल किसका होता है, इंग्लिश अल्फाबेट का होता है, तो कोई और तरीके से भी लिख सकता है। समझ रहे हो क्या। तो कहने का सेंस मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि x इज अ एलिमेंट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट विच इज ऑन द पोजिशन ऑफ व्हाट, ए किस पर है 1, ई किस पर है 5, आई किस पर है 9, ओ किस पर है 15, यू किस पर है 21। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, तब भी तो मैं वोवेल ही बोल रहा हूं। तो इसलिए इसके लिखने के तरीके चेंज हो सकते हैं, लेकिन इसके लिखने के तरीके चेंज नहीं होंगे। मैं लिखूं, आप लिखो, कोई भी लिखोगा, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, रोस्टर फॉर्म में और इसका फॉर्म चेंज हो सकता है। क्लियर है। दो तरीका है इसको लिखने का है, रोस्टर मेथड और क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला देखते हैं आगे क्या है। आगे है सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। चलिए मैं एक सेट बिल्डर फॉर्म में इधर लिखता हूं, फिर उसका रोस्टर फॉर्म लिखता हूं, आप समझिएगा। जैसे मैं लिख रहा हूं, एक सेट ए है, x such that x is letter of word letter। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, x such that x is a letter of word letter। लेटर का लेटर है, ध्यान समझना, लेटर का लेटर है, कंफ्यूज मत होना। तो क्या लिखूंगा, पहले ए लिखूंगा। अब देखो जनरली जो अंदर वाले एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, लेकिन अगर आपका जो वर्ड है वही कैपिटल में दिया गया हो, वही कैपिटल में दिया गया हो, तो आपको इसके अंदर कैपिटल लिखना होगा, एल ई टी टी ई आर। क्या ऐसे लिखूंगा, नहीं लिखूंगा।
क्यों? क्योंकि देखो ई यहां 2 बार रिपीट हो गया, टी यहां 2 बार रिपीट हो गया, तो रिपीट नहीं करना है। जब कभी भी आप लिखेंगे सेट को, सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, तो यहां क्या लिखूंगा, इस फॉर्म में लिखूंगा एल, तो एक बार एल आएगा, ई एक बार आएगा, टी एक बार आएगा और आर एक बार आएगा, बस यही इसका होगा। क्लियर है? जब मैं इसे रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो इस तरह से लिखूंगा, ना कि इस तरीके से, ध्यान रखिएगा। और ये कैपिटल है तो कैपिटल लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जनरली आपको अंदर में स्मॉल ही दिखेगा। अगला मैं सेट लिख रहा हूं, चलो ये सेट मेरा बी हो गया। एक्स सच दैट x is a natural number less than 6। मैं क्या बोल रहा हूं, x such that x is a natural number less than 6, मतलब एक नेचुरल नंबर लिखना है लेकिन वो लेस देन क्या होना चाहिए, 6। तो यहां पर मैं सेट बी लिखूंगा, और नेचुरल नंबर कहां से शर्त है, 1 से, 6 से छोटा लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर है क्या? तो इस तरीके से आप सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सरसाइज में बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, वहां पर हम लोग सीखेंगे, लेकिन चूंकि मेरे को कंसेप्ट समझाना है तो मैं 1-2 एग्जांपल लेकर के आपको कंसेप्ट समझा दिया। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या आगे। एक वर्ड आ गया एप्सिलॉन। क्या आ गया, एप्सिलॉन। ये क्या होता है, ध्यान रखिए। अब देखिए होंगे जब आप सेट लिखते हैं, जैसे ये सेट मेरा ए है, 1, 2, 3, 4, 5 इसके एलिमेंट्स, तो मैं लिखूंगा 1 एप्सिलॉन ए। इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हैं, इस सिंबल को एप्सिलॉन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसे पढ़ते क्या है, 1 इज a member of set A, या 1 is an element of set A, ये बोल सकते हो। 1 is a part of set A। आपको जो बोलना है बोल लो, लेकिन जनरली सबसे ज्यादा जो प्रयोग होता है वो ये यूज में आता है, ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, इसको पढ़ते यही है। तो ध्यान रखना, कोई भी सेट यदि आप लिखे हो, जैसे मान लो मैं ये सेट लिखता हूं ए, और यहां मैंने लिख दिया ए बी 3 4 5, तो मैं लिखूंगा 5 एलिमेंट ऑफ सेट ए, 3 एलिमेंट ऑफ सेट ए, लेकिन क्या मैं लिखूंगा 6 एलिमेंट ऑफ सेट ए? नहीं, ऐसे नहीं लिखूंगा, बिकॉज 6 इसमें है ही नहीं, तो उसको कैसे लिखूंगा, 6 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये एलिमेंट नहीं है। इसे क्या बोलूंगा, 6 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। क्लियर है क्या? ये सेट ए का एलिमेंट नहीं है। तो ये आप इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, समझ में आ गया होगा। ये एप्सिलॉन क्या कहता है, सेट के अंदर जो भी फॉर्म है उसको एप्सिलॉन के द्वारा क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये बताने के लिए कि वो उस एलिमेंट का, उस सेट का एलिमेंट है, मेंबर है या मेंबर नहीं है। अगर नहीं है तो नॉट एलिमेंट का यूज वहां करूंगा, नॉट एप्सिलॉन, और नहीं तो है तो क्या करूंगा, एप्सिलॉन का यूज करूंगा। क्लियर होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे आपका स्टैंडर्ड सेट इन अ मैथ। मैथ्स में कुछ स्टैंडर्ड सेट है, उन्हें जानना होगा। जैसे वो हमेशा यूज होंगे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के सेट को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। इसको हम हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन से। और देखो एन को कैसे लिखेंगे, तो 1 से, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। क्लियर है क्या? आप ऐसे लिख दो, होल नंबर का सेट, होल नंबर के सेट को W से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट।
मैथ्स में आगे मिलेगा, कहीं लिखा होगा ए इज एलिमेंट ऑफ एन, इसका मतलब क्या है, ए इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। आपको समझना होगा, अगर ऐसा कुछ मैथ में लिखा है तो इसका मतलब है कि एन यहां क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचुरल नंबर को। डब्ल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, होल नंबर को। अब आएगा इंटीजर। इंटीजर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से या फिर किससे, जेड से, दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ऐसे। मतलब ये आगे भी इन्फिनाइट तक जा रहा है, पीछे भी इन्फिनाइट तक जा रहा है। क्लियर है, समझ पा रहे हो एकदम अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो, इसमें अगर पॉजिटिव इंटीजर को लिखना होगा, पॉजिटिव इंटीजर, तो मैं आई प्लस लिखूंगा। और अगर निगेटिव को लिखना होगा, निगेटिव इंटीजर, तो मैं क्या लिखूंगा, आई माइनस लिखूंगा। ध्यान समझना, आई माइनस आई प्लस। क्लियर। रियल नंबर का सेट, रियल नंबर के सेट को किससे लिखते हैं, आर से। किससे, आर से। पॉजिटिव रियल नंबर होगा आर प्लस, नेगेटिव रियल नंबर होगा आर माइनस। पॉजिटिव को आर पावर में, पावर जहां लिखते हो वहां प्लस लगा देना, और नेगेटिव के लिए माइनस लगा देना। रेशनल नंबर के सेट को, इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इरेशनल नंबर का कहीं कहीं आप देखोगे, इरेशनल नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कहीं कहीं टी लिखा हुआ है किसी किसी बुक में, लेकिन जनरली इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो क्या लिखोगे, आर माइनस क्यू। मतलब रियल नंबर में से मैंने माइनस कर दिया रेशनल नंबर को, रियल नंबर में से मैंने रेशनल नंबर को माइनस कर दिया, तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। हमेशा याद रखना इसको, नेचुरल नंबर एन से, होल नंबर डब्ल्यू से, इंटीजर या तो y से या फिर z से, पॉजिटिव इंटीजर i प्लस, निगेटिव इंटीजर i माइनस, रियल नंबर r, पॉजिटिव रियल नंबर r प्लस, निगेटिव रियल नंबर r माइनस, रेशनल नंबर q, इरेशनल नंबर t या r माइनस q। इससे इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये आपका रिप्रेजेंट करने का क्या है, मेथड है। ठीक है, ये याद रखना होगा क्योंकि ये बीच बीच में यूज होंगे, तो आपको याद होना चाहिए। क्लियर है क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बचा, कुछ भी नहीं। चले, तो ये आज का लेक्चर क्या हो गया, फिनिश हो गया। ये 1.1 का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट क्लास में 1.1 के प्रॉब्लम्स लूंगा और प्रॉब्लम से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ताकि आपके कंसेप्ट का प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।